हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कैन एफ फंक्शन की। और डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद हम आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि स्कैन एफ फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, स्कैन एफ फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम के लिए यूजर की तरफ से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस उसकी मदद से कुछ इनपुट लेके उसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बारहा प्रिंट एफ फंक्शन की बात करते आए हैं और हम जानते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन स्क्रीन पर कुछ आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैन एफ फंक्शन वो फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उन्हें यूजर्स ने इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली जो डाटा हमें चाहिए होगा उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए इनपुट के तौर पे वो यूजर्स की तरफ से फराहम किया जाएगा। तो स्कैनएफ वो फंक्शन है जो हमें हेल्प आउट करता है यूजर की तरफ से इनपुट लेकर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। स्कैनएफ फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इस्तेमाल करें। अगर हम इस फंक्शन के सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका बहुत हद तक प्रिंटएफ फंक्शन से मिलता जुलता है। आप पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं जो कि है स्कैनएफ, उसके बाद आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं और पैरेंथेसिस में आप डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप प्रिंटएफ फंक्शन में देते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग का मकसद कुछ मुख्तलिफ है। प्रिंटएफ फंक्शन में हम कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो भी टेक्स्ट देते हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, जबकि स्कैनएफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये डिक्लेयर करते हैं कि यूजर का फराहम करदा इनपुट किस फॉर्मेट में लिया जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद आप देखिए कि कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम और उससे पहले हमने एम्परसेंड का सिंबल यूज किया है। स्टूडेंट्स, ये एम्परसेंड का सिंबल बेसिकली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर या सिंबल आपके कंपाइलर को बताता है कि कौन सी लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर्ड है, क्योंकि हमने जब यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो उस इनपुट को हमने अपनी मेमोरी में, अपने रैम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। अब यहाँ पर हमें उस वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस वेरिएबल के एड्रेस की जरूरत है, यानी वो वेरिएबल रैम में किस जगह पर मौजूद है ये बताने की जरूरत है इस फंक्शन को। तो इसलिए हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिंटेक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और एम्परसेंड वेरिएबल। पहले हम फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स में आप फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रिंटएफ फंक्शन में भी आप इसे इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रिंटएफ फंक्शन में आप करते हैं, जैसे कि %d, %c, %f या %s वगैरह। आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं बेसिकली वो ये बताते हैं कि यूजर की तरफ से किस किस्म का डाटा इनपुट के तौर पे फराहम किया जाएगा। अब एम्परसेंड वेरिएबल, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल तो बेसिकली उस वेरिएबल का नाम है जिस वेरिएबल में आप वो वैल्यू जो यूजर की तरफ से फराहम की जा रही है कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप स्टोर करना चाहते हैं। और एम्परसेंड, जिसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, ये आपके कंप्यूटर को ये बताएगा ये वेरिएबल किस लोकेशन पर स्टोर्ड है। तो जब भी आप स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगा के एम्परसेंड और फिर वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं। और जब आप किसी वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप स्कैनएफ फंक्शन को ये बता रहे होते हैं कि जिस वेरिएबल को आप यूज करना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन रैम में किस जगह पर है, और फिर आपका कंप्यूटर यूजर की तरफ से फराहम करदा इनपुट को स्टोर कर देता है उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। आइए अब देखते हैं कि जब आप यूजर की तरफ से एक सिंगल इनपुट या मल्टीपल इनपुट जो कि एक ही किस्म के हों या मल्टीपल इनपुट्स जो डिफरेंट टाइप्स के हों उन्हें स्कैनएफ फंक्शन की मदद से स्टोर करना चाहें तो किस तरह से स्टोर करते हैं या किस तरह से उसे आप एक्सेप्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक सिंगल इनपुट यूजर की तरफ से लेना चाहें तो उसके लिए तरीका बहुत आसान है कि आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली स्कैनएफ फंक्शन को इस्तेमाल करना यूजर के लिए कंफ्यूजन का बायस हो सकता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि जब यूजर कोई भी डिजिट एंटर करता है वो उस डिजिट का एक टेबल प्रिंट कर देता है 10 तक। अब अगर अज्यूम कीजिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही यूजर के पास एक ब्लैंक स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यूजर को यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। बेहतर नहीं होगा कि आप
इनपुट लेने से पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट इशू करें, उसे बताएं कि आपको क्या करना है। मिसाल के तौर पे आप ये मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बेहतर है कि आप स्कैन एफ फंक्शन को प्रिंट एफ फंक्शन के साथ इस्तेमाल करें, यानी प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करके आप यूजर को एक प्रॉम्प्ट इशू करें और स्कैन एफ की मदद से यूजर की तरफ से फराहम करदा डाटा को आप स्टोर कर लीजिए वेरिएबल के अंदर। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स आपके प्रोग्राम जो है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे। अब देखते हैं कि एक सिंगल इनपुट को आप कैसे लेते हैं। आपने पहले एक मैसेज दिया एंटर अ नंबर, और ये मैसेज आपने प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से दिया। उसके बाद आपने सिंपली टाइप किया स्कैन एफ, पैरेंथेसिस स्टार्ट की। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यूजर ने जो नंबर एंटर करना है वो इंटीजर वैल्यू है और वो इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर होनी है और उस वेरिएबल का नाम n है। अब इस सूरत में आपको क्या करना होगा, स्कैनएफ फंक्शन टाइप करने के बाद आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान आप लिखेंगे %d। ये बेसिकली वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि स्कैनएफ फंक्शन को बता रहा है कि यूजर की तरफ से किस किस्म की वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम की जाएगी, यानी अब हम इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर की तरफ से। तो डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज करने के बाद, यानी अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग क्लोज करने के बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और फिर %n का मतलब ये है कि आप यूजर की तरफ से फराहम की गई वैल्यू को कौन से वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, वेरिएबल n में। और एम्परसेंड का मतलब ये है कि आप स्कैनएफ फंक्शन को ये भी बता रहे हैं कि ये वेरिएबल मेमोरी में किस लोकेशन पर मौजूद है। अब आइए देखते हैं कि जब आप एक ही तरह के मल्टीपल इनपुट्स लेना चाह रहे हो तो स्कैनएफ फंक्शन की मदद से किस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूजर से उसकी हाइट और वेट लेना चाह रहे हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि हाइट और वेट दोनों ही फ्लोट वैल्यूज हैं और उसके लिए हमने दो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किए हुए, एक का नाम हाइट है और एक का नाम वेट है। तो इसके लिए पहले आपने एक मैसेज प्रिंट किया, प्लीज एंटर योर हाइट एंड वेट। अब ये मैसेज पढ़कर यूजर को अंदाजा हो जाएगा कि मुझे पहले हाइट एंटर करनी है और फिर वेट एंटर करना है। इसके बाद आपने स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। स्कैनएफ फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट की, डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान आपने लिखा %f। अब ये दो मरतबा %f क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इसलिए यूज किए क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए और दोनों का जो डाटा टाइप है वो फ्लोट होगा। और उसके बाद आपने डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज किया, कॉमा लगाया। अब आपने %height, %weight टाइप कर दिया। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो पहली वैल्यू फराहम की जाएगी यूजर की तरफ से वो फ्लोट टाइप होगी और उसे स्टोर करना है हाइट नाम के वेरिएबल में, और हाइट नाम का वेरिएबल कहां पर मौजूद है ये बताने के लिए आपने साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं लेकिन इनपुट जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी कि कोई वैल्यू इंटीजर है, कोई फ्लोट है, कोई कैरेक्टर टाइप है, तो फिर किस तरह से आप ले सकते हैं। इसके लिए भी प्रोसीजर सेम रहेगा। आप पहले printf की मदद से यूजर को एक प्रॉम्प्ट फराहम करेंगे, एक मैसेज देंगे और उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन, और फिर जो वैल्यूज आपको इनपुट के तौर पे चाहिए, फॉर एग्जांपल पहली दो वैल्यू इंटीजर टाइप है और तीसरी वैल्यू जो है फ्लोट टाइप है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर में पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर d, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर d, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर f, और इनके दरमियान आपने स्पेसेस का इस्तेमाल करना है, कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज किया, आपने कॉमा लगाया और उसके बाद आपने वो वेरिएबल्स के नाम मेंशन कर दिए, %n1, %n2, %average। तो n1 जो है वो पहला वेरिएबल है जिसमें पहला इंटीजर जो यूजर की तरफ से फराहम किया जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। n2 दूसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप जिसमें यूजर की तरफ से फराहम करता दूसरी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और avg आपका तीसरा वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप है, और यहाँ पे यूजर जो तीसरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो आपके वेरिएबल avg में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपने तीनों वेरिएबल्स के साथ एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया। तो स्कैनएफ फंक्शन आसानी से मेमोरी में उस वेरिएबल को लोकेट करके उसमें वो वैल्यू स्टोर कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है, और इस प्रोग्राम में मैं यूजर से 3 डिफरेंट इनपुट्स लूंगा और उन्हें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाऊंगा। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। उसमें से पहला वेरिएबल जो है वो 4 टाइप वेरिएबल नेम है, लेकिन इसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करना चाहें तो आप 4 टाइप वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस वेरिएबल की आप लेंथ मेंशन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान 25 लिख दिया। इसका मतलब है कि मैं 25 कैरेक्टर्स इनपुट के तौर पर ले सकता हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरा वेरिएबल भी 4 टाइप ही डिक्लेयर किया। हम जानते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल जो एक ही डाटा टाइप के हों उन्हें हम एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने ऐसा किया, कॉमा लगाने के बाद
एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके लिए मैंने 30 कैरेक्टर्स की लेंथ डिसाइड की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल एज डिक्लेयर किया, फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज किया। और यहाँ पर इस लाइन में मैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से यूजर को एक प्रॉम्प्ट फ्राहम कर रहा हूँ कि एंटर योर एज। और आप देख रहे हैं कि इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मैंने एंड पे एस्केप सीक्वेंस \n या न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस मैसेज के बाद यूजर का इनपुट जो एंटर किया जाए वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर हो। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप देखिए चूंकि मुझे यूजर की तरफ से एक इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैंने अपने कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स में देखिए %d का इस्तेमाल किया, फिर कॉमा लगाया और फिर एम्परसेंड एज वो वेरिएबल है जिसमें यूजर की तरफ से फ्राहम किया गया इनपुट स्टोर होगा और एम्परसेंड हम जानते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से यूजर को फिर एक प्रॉम्प्ट फ्राहम किया कि एंटर योर नेम और इसमें भी हमने \n का इस्तेमाल किया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूजर की तरफ से जो इनपुट फराहम किया जाए जब वो टाइप किया जा रहा हो तो नेक्स्ट लाइन पे टाइप हो। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं scanf फंक्शन की मदद से तो स्ट्रिंग में आप स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी अगर यूजर की तरफ से एक सिंगल नाम टाइप किया जाता है जैसे कि अवैस तो वो तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अवैस स्पेस कामरान अगर यूजर की तरफ से ऐसा इनपुट दिया गया तो scanf फंक्शन इसे दो सेपरेट वैल्यूज के तौर पे एज्यूम करेगा और जो सेकंड वैल्यू होगी कामरान की उसे स्टोर कर देगा हमारे एड्रेस के तौर पे। तो scanf फंक्शन में आप इनपुट लेते हुए स्ट्रिंग में स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने scanf फंक्शन यूज करके यूजर की तरफ से फराहम की गई वैल्यू जो कि स्ट्रिंग की सूरत में होगी वो कैप्चर करने के लिए हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में %s का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया और फिर यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम यूज किया जिसमें हम यूजर की तरफ से फराहम करदा स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि scanf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें वेरिएबल के नाम से पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी एम्परसेंड का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हमने थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एड्रेस के लिए यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि एंटर योर एड्रेस और यहाँ पे भी \n का इस्तेमाल किया और फिर scanf फंक्शन की मदद से हमने जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें %s का इस्तेमाल किया क्योंकि एड्रेस भी स्ट्रिंग की सूरत में फराहम किया जाएगा और ये हमने स्टोर कर लिया एड्रेस नाम के वेरिएबल में और यहाँ पे भी हमने उस वेरिएबल का नाम टाइप किया और उससे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया। इसके बाद जब ये तीनों वैल्यूज यूजर की तरफ से फराहम की जाने के बाद हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर ली, हमने 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से उन वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया कि योर नेम इज और फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर s का इस्तेमाल करके यूजर की तरफ से फराहम किया गया नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यूजर ने जो नेम दिया है वो क्या है और उसके बाद \n का इस्तेमाल किया ताकि नेम के बाद एड्रेस नेक्स्ट लाइन पे आए और उसके बाद एज नेक्स्ट लाइन पे आए, इसके लिए हमने इस लाइन में भी \n का इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है सिंपली जिन्हें हम पहले भी बहुत मरतबा यूज कर चुके हैं। तो इसमें हम बेसिकली वो 3 वेरिएबल्स नेम एड्रेस और एज में मौजूद वैल्यूज जो कि यूजर की तरफ से फराहम की गई थी उन्हें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं क्योंकि हमने scanf फंक्शन की मदद से उन्हें कैप्चर करके वेरिएबल्स में स्टोर पहले ही कर लिया था। एंड में हमने गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज किया। आइए अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं क्योंकि मैं सेव इसे पहले कर चुका हूँ। तो हमने इसे कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे रन करते हैं और देखिए मैसेज आ रहा है एंटर योर एज और आप देखिए कि जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो उस लाइन के सामने नहीं बल्कि न्यू लाइन में ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमने \n का इस्तेमाल किया था। तो मैं यहाँ पे अपनी एज एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे उस वक्त पहले वेरिएबल का इनपुट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए दूसरा मैसेज प्रॉम्प्ट की सूरत में मेरे पास आ गया एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूं। अब जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा उस वक्त तक ये इनपुट कंप्लीट कंसीडर नहीं होगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब हमारे पास थर्ड मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर योर एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर देता हूं। जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये तीसरी वैल्यू भी थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और फिर उसके बाद जो 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि स्क्रीन पर हमारे पास मैसेज आ रहा है योर नेम इज अवैस, योर एड्रेस इज फैसलाबाद, योर एज इज 38। तो डियर स्टूडेंट्स आइए एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से हम scanf फंक्शन की मजीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक और प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं ये यूजर की तरफ से 2 वैल्यूज इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करता है और फिर उन 2 वैल्यूज को सम करके उनका रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। तो यहाँ पर मैंने किया ये है कि 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं, तीनों की डाटा टाइप इंटीजर रखी है और इनके नाम val1, val2 और सम रखे हैं। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया है और printf की मदद से मैंने यूजर को एक मैसेज दिया है एंटर फर्स्ट वैल्यू
और फिर यूजर की तरफ से फराहम की गई वैल्यू को scanf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैंने कैप्चर कर लिया है val1 में, यानी इस वेरिएबल में। और उसके बाद मैंने दूसरा मैसेज डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन पर, एंटर सेकंड वैल्यू, और फिर यूजर की तरफ से जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वो मैंने scanf फंक्शन की मदद से स्टोर कर ली val2 वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर मैंने sum इज इक्वल टू val1 प्लस val2 लिखा। इसका मतलब है कि यूजर की तरफ से जो दो वैल्यूज फराहम की गई होंगी उनका टोटल जो है उनका सम स्टोर हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल में। और सिंपली उसके बाद मैंने printf फंक्शन की मदद से ये मैसेज डिस्प्ले करवाया कि सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, द सम ऑफ %d एंड %d इज %d। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे बेसिकली ये नहीं मालूम कि यूजर की तरफ से कौन सी दो वैल्यूज फराहम की गई होंगी, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ printf स्टेटमेंट के अंदर। और आप जानते हैं कि जब हम किसी printf स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे तीनों वेरिएबल्स चूंकि इंटीजर टाइप हैं, इसलिए मैंने 3 मरतबा %d यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। और पहली जो %d है ये val1 के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, यानी यूजर की तरफ से जो पहली वैल्यू फराहम की गई वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो यूजर की तरफ से फराहम की गई जो कि स्टोर्ड है val2 वेरिएबल में, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर सम जो है वो यहाँ एंड पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। देखिए स्क्रीन पर मैसेज अपीयर हुआ एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 45 एंटर कर देता हूँ और उसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ। दूसरा मैसेज अपीयर हो गया एंटर सेकंड वैल्यू, और मैं यहाँ पे 76 एंटर कर देता हूँ। और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये सेकंड वैल्यू scanf फंक्शन की मदद से स्टोर हो जाएगी सेकंड वेरिएबल में। और फिर आपका जो इन दोनों वेरिएबल्स का सम है वो प्रोड्यूस होगा और फिर printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट मींस हमारे पास मैसेज आ जाएगा द सम ऑफ 45 एंड 76 इज 121।